हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता मैम। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है कि मैंने क्लास 6, 7, 8 और कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड जो ग्रामर टॉपिक्स हैं वो ऑल क्लासेस के लिए यूज़फुल हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है, तो वो क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी हैं अपनी। और आज से मैं 9th क्लास की क्लासेज स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चों के डिमांड पर बार बार मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि मैम 9th क्लास के भी वीडियो डालो, 9th क्लास की पोएम्स वगैरह हैं, जो चैप्टर वगैरह हैं वो डालो। तो उनकी डिमांड पे, बार बार डिमांड पे मैं आज ये अपनी 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर की जो फर्स्ट पोइम है द रोड नॉट टेकन, ये मैं डालने जा रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ जाए, और आप लोगों को समझ में आ जाए तो इस मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा मिल सके। चलो बिना वेस्ट टाइम किए हुए हम अपने पॉइंट पे आते हैं। अपनी पोइम का नाम है, फर्स्ट पोइम का नाम है द रोड नॉट टेकन, और इसके पोइट का नाम है रॉबर्ट फर्स्ट, जो अपनी पोइम के एंडिंग में दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें जो फर्स्ट अपना स्टेंजा है वो देखते हैं, इसकी जो लिटरेरी डिवाइस है वो देखेंगे, इसकी जो राइम स्कीम है वो देखेंगे, और इसमें जो लाइन टू लाइन जो इसमें जो अपने पोइट है उनकी जो डीप थिंकिंग है, जो वो इन लाइन के थ्रू जो हमें जो मैसेज देना चाहते हैं, जो हमें बताना चाहते हैं, वो हमें इसमें देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके जो फर्स्ट स्टेंजा है वो क्लियर करेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेंजा है टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है उनके मैंने वर्ड मीनिंग उनके जो है उन्हीं के पास में मैंने अर्थ उनका लिख दिया है, ताकि इसको स्टेंजा को पोएम को पढ़ते समय आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो हम फर्स्ट लाइन हम देखते हैं कि टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो टुडे। जो जहाँ पर पोइट जिस रास्ते पे खड़ा है, जिस चौराहे पे खड़ा है, वहाँ से दो रोड डाइवर्स होते हैं। डाइवर्स यानी सेपरेट, यानी वहाँ से दो अलग अलग रोडें निकलती हैं। इनमें येलो वुड से, येलो का मीन्स है यहाँ पे बाय ड्राई लिव्स, मैंने यहाँ पे राइट कर रखा है कि जो सूखी पत्तियाँ होती हैं येलो होकर जो नीचे गिर जाती हैं उनके लिए यूज हुआ है, और वुड यूज हुआ है फॉरेस्ट के लिए। तो यह जो पोइट है रॉबर्ट फर्स्ट, वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो दो रोडें हैं उनके जो सेपरेट है, अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं, और वहाँ पर एक रोड पे जो सूखी पत्तियाँ हैं, ड्राई हो चुकी हैं फॉरेस्ट के अंदर, उसके बारे में वो बता रहा है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, तो वो अपने आप में सॉरी फील कर रहा है कि मैं दोनों के ऊपर ट्रेवल नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, रोड दो हैं, चाहे 3 हो चाहे 4 हो, हमें चलना तो एक रोड के ऊपर ही पड़ता है। एंड बी वन ट्रेवल लॉन्ग आई स्टूड, और जिसके ऊपर मुझे ट्रेवल करना है, जिसके ऊपर मुझे जाना है, लॉन्ग आई स्टूड, लंबे समय तक वह वहाँ पे खड़े होकर उसको सोच विचार रहा है कि मुझे कौन से वाले पे जाना चाहिए, मुझे इस वाले रास्ते को चूज करना चाहिए, इस वाले रास्ते को चूज करना चाहिए। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और वहाँ से खड़े होकर वो दूर तक उस रास्ते को, उस पाथ को निहारे जा रहा है, देखे जा रहा है। एज फार एज, दूर तक उस रास्ते को देख रहा है, जहाँ तक टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, जहाँ तक कि उसकी निगाह जा सके, जहाँ तक कि वो फॉरेस्ट, अंडरग्रोथ मीन्स भी होता है फॉरेस्ट, जहाँ तक वो फॉरेस्ट है उसे दिख रहा है, नज़र आ रहे हैं, वो झुका हुए हैं फॉरेस्ट की जो लास्ट एंडिंग तक, जहाँ तक उसकी नज़र जा रही है, और जो पेड़ की शाखाएं, ब्रांचेज वो झुकी हुई है, वहाँ तक वो देख कर दूर तक उसे देख रहा है कि मुझे ये रास्ता चूज करना है कि ये कहाँ तक जाएगा, उनके बारे में सोच विचार कर रहा है। तो ये फर्स्ट स्टेंजा में हमें यही क्लियर होता है कि वो एक दो राह पे खड़ा है। तो ये आप अपने लाइफ के ऊपर लेकर देखो कि ये एक तरह से ये उन रोड के बारे में नहीं बता रहा है, ये अपने ज़िंदगी के बारे में बता रहा है कि हमारी लाइफ में भी हमें ऐसा होता है कि हमारे पास दो रास्ते होते हैं कि हम ये फर्स्ट वाला चूज़ करें या सेकंड वाला चूज़ करें, लेकिन हमें चूज़ तो एक ही करना होता है। फिर उस जो भी ऑप्शन चूज करते हैं उसमें हमारे सामने क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, हम उसको किस तरह से आगे जाकर उसको एक्सप्लेन कर पाते, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं
फिर हमारा पॉइंट कहता है कि देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वाज ग्रेसी एंड वांटेड वेयर so as for that the passing there had warned them really about the same। फिर जो पॉइंट बोल रहा है कि जो टुक द अदर जिन लोगों ने इसको लिया है, मतलब जो रास्ता वो जिसको चूज कर रहा है, जिसको वो देख रहा है कि मैं इस रास्ते पे चलूँ या नहीं चलूँ, इस ऑप्शन को मैं चूज करूँ या नहीं चूज करूँ, तो फिर वो अदर जो लोग हैं उनका कंपैरिजन देख रहा है वो कि जो लोगों ने भी इस ऑप्शन को चूज किया, इस रोड को चूज किया है चलने के लिए, तो ये फेयर होता है, यहाँ पे मीन्स होता है गुड, तो ये उन्होंने अच्छा समझ के ही इसको चूज किया होगा। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, शायद ये मेरे लिए भी अच्छा साबित हो, बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वेयर। लेकिन फिर एक बात वो ये भी सोचता है क्योंकि ये रास्ता है, इट वॉज ग्रेसी, ये बहुत ये जो रास्ता जा रहा है ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा हो, क्यों? क्योंकि ये जो रास्ता जा रहा है ये ग्रेसी है। ग्रेसी इट मीन्स होता है कि ये कम चला हुआ है या कम यूज किया हुआ है। अभी देखो एक रास्ते पे हम चलने लग जाते हैं तो उस रास्ते पे मतलब वहाँ के आसपास की जो घास होती है वो सूख जाती है उस चलने की वजह से, लोगों के चलने की वजह से। लेकिन जिस रास्ते को हम कम काम में लेते हैं उस पर घास ज़्यादा उग जाती है। तो ये कह रहा है कि ये जो रास्ता है ये ग्रासी है, घास उगी हुई एंड वांटेड वियर। तो मुझे ऐसा लगता है कि हैड नॉट बीन यूज्ड, कि ये कम काम में ली हुई है। ये वांटेड वियर का मतलब होगा यहाँ पर कम काम में ली हुई है, कि ये रास्ता कम काम में लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे ग्रासी है, ये इसके ऊपर घास उगी हुई है। तो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, यहाँ से लोग कम गुजरे हैं इसलिए यहाँ पर कम घास, इसलिए यहाँ पर मतलब घास ज़्यादा उगी हुई है, और जिस रास्ते पे ज़्यादा लोग चले हैं वहाँ पर कम घास है, यानी वो जल गई है जलने की वजह से। हैड वॉन देन रियली अबाउट द सेम, क्या वास्तव में ये मेरे लिए यही सही रहेगी? ठीक है, तो सेकंड स्टैंजा में हमें ये शिक्षा मिलती है या ये हमें वो सिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमें कई बार क्या होता है कि हमें दो जो ऑप्शन चूज करने पड़ते हैं, वो ऑप्शन एक मोस्टली जो लोग होते हैं वो ऐसा ऑप्शन चूज करते हैं जो आम लोग चूज करते हैं, जो डिफ़िकल्ट, जो मतलब आपको करने में इजीली हो, आपको डिफ़िकल्टी का सामना कम करना पड़े, ऐसे ऑप्शन चूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ऐसा कह रहा है कि क्या हमने दूसरे ऑप्शन को चूज करके देखा है, क्या बता वो इस ऑप्शन से ज़्यादा बेटर हो हमारे लिए। ठीक है, अब हम थर्ड स्टेंजा देखते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लेक, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वी लेट्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। फिर नेक्स्ट हमें पॉइंट कहता है कि अगली जो सुबह है जब हम इस चीज़ को देखते हैं हमारे समान रूप से जो हमारे सामने होती है, इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लेक, हम फिर से उस चीज़ को देखते हैं कि ये जो लीव्स है, ये जो पत्तियां हैं, इनके ऊपर कोई स्टेप नहीं है, यानी इनके ऊपर कदमों के पाँव के चलने के निशान नहीं है, जिसकी वजह से ट्रोडन ब्लेक ये ग्रीन बनी हुई है। ब्लैक मीन्स है यहाँ पर ग्रीन, और ट्रोडन है वॉकड ओवर, यानी नहीं चलने की वजह से, यहाँ पर स्टेप नहीं होने की वजह से ये जो यहाँ पे घास उगी हुई है ये ग्रीन है। ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, फिर इसको अपने लाइफ के ऊपर लेके देखता है कि हम अगर ये सोचें कि चलो आज तो हम इसी रास्ते पे चलते हैं, या फिर आज हम इस ऑप्शन को चूज करके देखते हैं, अदर जो ऑप्शन है हमारे पास या अदर जो रास्ता है हमारे पास पाथ है उसको हम किसी और दिन देख लेंगे। फिर क्या होता है, येट नोइंग हाउ वी लेट्स ऑन टू वे, कि अगर हम ये जानकर उस रास्ते पे आगे सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, आगे हम चल के उस रास्ते को ये देखें कि ये रास्ता हम किसी और दिन चूज कर लेंगे, आज तो हम इसी रास्ते पे चलते हैं। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, तो आप मुझे इस चीज़ पे संदेह होगा क्योंकि हम दोबारा उसके ऊपर वापस नहीं आ सकते। आप सपोज करो आप किसी चीज़ पे चल रहे, किसी रास्ते पे चल रहे हो, फिर क्या आप उस रास्ते से वापस आके किसी दूसरे रास्ते को चूज करते? नहीं करते। फिर हम क्या देखते हैं कि हम जिस रास्ते पे चल पड़ते हैं उसी में आगे आगे बढ़ते जाते हैं, उसी में अगर हमें एक साइड में कोई रास्ता मिल जाता है तो हम उस पर हो लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम वापस आए बहुत दूर तक निकलने के बाद हम फिर से उस रास्ते को चूज करते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो ये अपनी लाइफ पे लेके कहता है कि हमको बेटर ऑप्शन हमारे लिए, हम सोचते हैं कि ये ऑप्शन हमारे लिए बेटर है, हम आज इसको चूज करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमारे लिए थोड़ा सा अनलक्की हो जाता है।
फिर कि हम वापस उस अपनी पीछे लाइफ में जो हम लाइफ पास कर चुके हैं, जो लाइफ हमारी बीत चुकी है, कि हम वापस जाकर उस चीज़ को चूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जो बीत गया सो बीत गया। फिर हम नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं यहाँ पर। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साइंस समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स टू रॉड्स डाइवर्ज इन ए वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साइन। फिर से ये बताना चाह रहा है, एक लंबी सांस के साइन मीन्स होगा यहाँ पर डीप ब्रीथ। एक लंबी सांस के बाद ये फिर से ये बताना चाह रहा है, लंबी सी सांस लेता है, लंबी सी। सब एजेस एंड एजेस हैंस यानी इन द फ्यूचर, फ्यूचर में, भविष्य में, काफी समय के बाद, जैसा हम सोचते हैं। ये देखो 2 लाइन्स हैं, ये ऊपर वाले स्टेंजा से कनेक्टेड हैं। मैंने ऊपर वाले में ऐसा बताया ना कि मतलब हम जो ऑप्शन चूज करते हैं, हम क्या पीछे जाके उस चीज़ को कर सकते हैं क्या? तो ऐसे हम फ्यूचर में ऐसा हम फ्यूचर में जाके सोचते हैं कि जो बीत गया सो बीत गया। फिर हम उसके प्रति एक गहरी सांस, सिर्फ एक गहरी सांस ले सकते हैं। हम उस गहरी सांस के साथ उस चीज़ को हम बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ मैंने ऐसा उस समय ऐसा किया था, अगर मैंने ऐसा किया होता तो आज ऐसा नहीं होता। उस समय मुझे यही बेटर ऑप्शन लग रहा था मेरे लिए, इसलिए मैंने इसे चूज़ किया, लेकिन आगे जाके ये मेरे लिए थोड़ा सा मतलब अनलकी साबित हुआ। फिर वही चीज़ सेम आ गया कि 2 रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड। आप ये सोच रहे हैं, ये मान रहे हैं कि मैं एक रास्ते पे हूँ जो 2 रोड में वो डाइवर्ज है, विभक्त है, और वो एक फॉरेस्ट में जाता है। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई। एक जो रास्ता है वो लोगों के द्वारा कम काम में लिया हुआ है, एंड दैट हैड मेड ऑल द डिफरेंस। तो आप ये मान के चलो कि डिफरेंस, ऑल द डिफरेंस सबके लिए अलग अलग है। काफ़ी बार वो अच्छा बन जाता है तो काफ़ी बार वो बुरा बन जाता है। देखो यहाँ पे डिफरेंस है, ये दोनों वे के लिए यूज हुआ है, अच्छे के लिए भी यूज हुआ है और बैड के लिए भी यूज हुआ है। तो हम जो ऑप्शन चूज करते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे लिए बैड ही साबित हो, वो हमारे लिए गुड भी साबित हो सकता है और बैड भी साबित हो सकता है। लेकिन आगे जाकर हमें उसके पछताने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया। देखो अब हमारा जो स्ट्रेंजा है वो हमारे जो पोएम है वो कंप्लीट होती है। अब हम इसके थोड़े से लिटरेरी डिवाइस एक बार हम इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं। देखो मैंने ऊपर इसकी राइम स्कीम लिख रखी है, मैं आपको एक बार क्लियर करवा देती हूँ इसको। देखो ये है कि जैसे आप देखेंगे कि वुड स्टूड बोथ वुड और अंडरग्रोथ। तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे वुड स्टूड है, ये राइम स्कीम आपस में मिल रही है। वुड स्टूड हो रहा है ना, वुड स्टूड, तो ये हो जाएगी ए। फिर बोथ वुड ये नहीं ये वुड स्टूड कुड, ये तीनों आपस में मिल रही हैं, वुड स्टूड कुड। तो ये हो जाएगी ए और बीच में देखो सेकंड नंबर पे है बी, बोथ अंडरग्रोथ, है ना, दोनों आपस में मिले ना, बोथ अंडरग्रोथ। तो इसकी राइम स्कीम हो जाएगी ए बी। और सेम एज हम नीचे वाले में देखेंगे, जैसे फेयर वेयर देयर, मिला ना, फेयर वेयर देयर, तो ये हो जाए क्लेम, सेम, ये आपस में हो जाएगा। तो इसकी ए बी, तो तीनों की इस तरह से हो जाएगी। आप इसको देख लेना वीडियो पॉज करके। फिर हम इसकी देखते हैं लिटरेरी डिवाइस देखते हैं। देखो नीचे मैंने, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए मैंने नीचे ही लिख दिया यहाँ पर। लिटरेरी डिवाइस में आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन वो होती है जिसमें देखो लिख रखा मैंने रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड आपको सभी को पता है, वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। तो जो कॉन्सोनेंट साउंड की जो रिपीटेशन होती है, बार बार रिपीटेशन होती है, वो होती है एलिट्रेशन, लिटरेरी डिवाइस। ठीक है, देखो मैंने अभी जो जिस स्कूल में मैं पढ़ा रही हूँ वहाँ पे मेरे पढ़ाने से पहले जो मैम पढ़ा रही थी उन्होंने लिटरेरी डिवाइस के बारे में 9th क्लास से कुछ नहीं बता रखा था। और जबकि इनको 9th क्लास से स्टार्ट हो जाती हैं, 10th क्लास में तो बोर्ड में भी आती हैं ये। तो ये आई होप आप लोगों को ये चीज़ ये जाननी ज़रूरी है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, ताकि आगे जाके जब आपको ये बड़ी चीज़ों का सामना करना पड़े, तो अगर छोटी का नॉलेज ही नहीं होगा तो आप बड़ी एकदम से आप बड़ी फेस करोगे तो आपको प्रॉब्लम सामने नजर आएगी और आप थोड़ा सा घबरा जाते हो।
तो ये चीज़ मैं थोड़ा सा मैं ये समझ रही हूँ कि आपको इसका पता होना चाहिए। तो ये लिटरेशन जो है लिटेड डिवाइसेस, ये लिटरेशन मीन्स होता है रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल डाले हैं, वांट, वियर, दो, दैट, देयर। जैसे आप इसको देखेंगे, ये अपने सेकंड स्टेंजा में है, देखो ये देखो, वांट, वियर, डब्ल्यू डब्ल्यू एंड ये देखो वन डब्ल्यू, ये है ना, बार बार रिपीटेशन हुआ इसका। फिर एक है ये दो, दैट, देयर, इसका भी बार बार रिपीटेशन हुआ है ना। तो ये हो गया हमारा लिटरेशन। फिर है हमारा सिम्बोलिज्म में टू रोड्स। तो यहाँ पे कंपैरिजन हुआ ना, सिम्बोलाइज किया गया है किसको, टू रोड्स को। स्टार्टिंग में हम देखें फर्स्ट जो स्टेज है उसमें टू रोड्स लिखी गई हैं, तो ये हमारा सिम्बोलिज्म है, इसी के ऊपर सिम्बलाइज किया गया है। फिर एनाफोरा में जैसे जो लाइन हम बार बार रिपीटेशन हो रही है, जो लाइन बार बार रिपीटेशन होती है वो हमारे एनाफोरा होता है। जैसे इसमें फर्स्ट स्टेंजा हम देखेंगे एंड से ये लाइन स्टार्ट होती है, फिर एंड से ये लाइन सेकेंड लाइन स्टार्ट होती है, फिर एंड से ये वाली लाइन स्टार्ट होती है, तो इसको बोलते हैं एनाफोरा। फिर नेक्स्ट हमारा रिपीटेशन में होता है जैसे ये वोवल साउंड से ही जो बार पूरा वर्ड जो होता है वो रिपीटेशन में आता है, तो उसको रिपीटेशन ही लिटरेरी डिवाइस है एक अलग से, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कोई सजेशन देना है, कोई आपको अप्रिशिएट करना चाहते हो, या आपको कोई किसी चीज़ में आपको कोई परेशानी है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिख सकते हैं। ओके।